अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, मैनपुरी से समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह के उत्तराधिकारी के रूप में डिंपल यादव को चुना है और डिंपल यादव मैनपुरी से लोकसभा का उपचुनाव लड़ने जा रही हैं। क्या होगा मैनपुरी में? और समाजवादी पार्टी के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला होने जा रहा है और ये सीट पर चुनाव दिलचस्प और बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। आज की परिचर्चा हम इस विषय पर शुरू करेंगे। बहन भाइयों, समाजवाद के पावर हाउस मैनपुरी में बाई इलेक्शन है और ये उपचुनाव पूरे देश भर में चर्चा का विषय होने जा रहा है। क्यों होने जा रहा है? क्योंकि ये मुलायम सिंह यादव की निधन के बाद रिक्त हुई उनकी परंपरागत सीट। मुलायम सिंह यादव के लिए मैनपुरी सबसे सेफ गढ़ रहा है। जब जब समाजवाद को और मुलायम सिंह यादव को ताकत की ज़रूरत पड़ी, इस इलाके ने और ख़ासतौर पर मैनपुरी ने मुलायम सिंह यादव की इज्जत का हमेशा ध्यान रखा। चाहे कैसी भी परिस्थिति रही हो, लेकिन मैनपुरी ने नेताजी को कभी निराश नहीं किया और यही वो ताकत है जो मुलायम सिंह यादव को उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी से टक्कर देने के लिए राजनीतिक ताकत प्रदान करती है। क्या है ऐसा मैनपुरी में और कौन से ऐसे समीकरण हैं और क्या मतदाताओं का वोटिंग बिहेवियर है और क्या ऐसे मसले हैं कि समाजवादी पार्टी मैनपुरी को अपना सबसे मजबूत गढ़ मानती है? फैक्टर क्या हैं? इक्वेशंस क्या हैं? वोटिंग पैटर्न क्या है? कास्ट इक्वेशंस क्या हैं? और क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इस किले को भेद नहीं पा रही, लेकिन बीजेपी ने बाहरी दीवार तक सेंध लगा दी है? कब? पिछले चुनाव में 2019 बीजेपी ने वहाँ 44% वोट शेयर लेकर समाजवादी पार्टी को चौंका दिया। इसलिए चौंका दिया क्योंकि तब मुलायम सिंह के लिए वोट मांगने गई थी मायावती। सपा और बसपा का गठजोड़, डेडली पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन, मोस्ट पावरफुल। उस वक्त नेताजी की जीत 1.5 लाख के अंतर से ही सिर्फ हो पाई थी, 1.5 लाख से कम ही थी। बीजेपी 44% वोट पा गई थी 2019 में और यही वो बात थी कि बीजेपी ने बाहरी दीवार उस किले की सेंध लगा दी और मुलायम सिंह यादव का करिश्माई व्यक्तित्व कि उनको हरा पाना लगभग नामुमकिन। और ऊपर से बहुजन समाज पार्टी के साथ उस वक्त अब गंगा में बहुत पानी बह चुका है और यमुना में भी। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में व्यापक बदलाव हो चुके हैं, बहुत परिवर्तन हो चुके हैं। 22 के चुनाव का नतीजा और उसके बाद के बाई इलेक्शंस। अब मैनपुरी बचाना समाजवादी पार्टी के लिए चैलेंज है, चुनौती है। इसीलिए अखिलेश यादव ने बिना कोई रिस्क लिए सीधे अपनी पत्नी डिंपल यादव को प्रत्याशी घोषित कर दिया मैनपुरी से नेताजी की सीट पर। और देखिए मैनपुरी का इक्वेशन, करहल विधानसभा सीट अखिलेश यादव एमएलए, जसवंत नगर सीट शिवपाल यादव एमएलए, किसनी, भोगांव और मैनपुरी की भी सीट है। अब 5 में से 2 असेंबली सेगमेंट किसके पास हैं? बीजेपी के पास। कौन कौन सी? भोगांव और मैनपुरी। 3 किसनी, जसवंत नगर और करहल किसके पास है? समाजवादी पार्टी के पास। कास्ट इक्वेशन समाजवादी पार्टी को ऑन पेपर बहुत मजबूत करते हैं और इस वक्त मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद चल रही उनके सहानुभूति की लहर। अब देखने वाली बात होगी कि डिंपल यादव के कंपटीशन में, इनके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी किसको चुनाव लड़ाती है? प्रेम सिंह शाक्य को, जो लगातार 2014 और 2019 में मुलायम सिंह के मुकाबले खड़े थे, बीजेपी के परंपरागत प्रत्याशी, या फिर लखनऊ से, दिल्ली से कोई बड़ा नाम डिंपल के खिलाफ चुनाव में उतारा जाएगा? बीजेपी ने अभी निर्णय नहीं किया है, लेकिन 1-2 दिन के भीतर करना पड़ेगा। नॉमिनेशन की डेट भी नज़दीक आ गई है। तो मैनपुरी में क्या होगा? और जैसा मैंने कहा, समाजवाद का पावर हाउस और बीजेपी के लिए एक्सपेरिमेंट करने का सबसे बड़ा मसला। और अगर मैनपुरी में 44% वोट शेयर को बीजेपी इंटैक्ट कर ली तो आगे चलकर समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत भी इस सीट पर खड़ी होगी। तो क्या होगा मैनपुरी में? वहाँ के मुद्दे क्या हैं? वहाँ का पॉलिटिकल इक्वेशंस क्या हैं?
कास्ट इक्वेशंस क्या है, मैनपुरी के इश्यूज क्या हैं और मैनपुरी किस बात पर वोट करता है। आज की परिचर्चा इस विषय पर करेंगे, कुछ बयान सुनिए आप। देखिए, मैनपुरी की जनता हमेशा माननीय नेताजी के लिए बहुत प्रिय रही, बहुत खास रही। नेताजी ने बहुत प्यार, बहुत स्नेह, बहुत वक्त, बहुत एफर्ट वहां पे दिया है और अब वो जिम्मेदारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के कंधों पर है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को धन्यवाद कहूंगी और साथ ही साथ मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी माननीय डिम्पल भाभी जी को। और हम सब साथ में लगने वाले हैं और बहुत मजबूती से हम ये चुनाव लड़ने वाले हैं। आज हम कुछ नहीं बता सकते हैं, इंतज़ार करो, अभी नहीं बता सकते हैं। आपको 2-3-4 दिन में इंतज़ार करिए, सब पता चल जाएगा। लेकिन भाजपा जो है मीडिया के माध्यम से अफवाह और र्यूमर्स उड़ाने का काम कर रही है। वो ये प्रयास कर रही है कि लोगों को संदेश दिया जाए कि परिवार में एकजुटता नहीं है, परिवार में फूट है। लेकिन आप देखेंगे चुनाव शुरू होगा पूरी तरीके से तो सभी लोग एक साथ प्रचार करेंगे, एक साथ इस चुनाव में रहेंगे। समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता तो केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए है। चुनाव तो केवल सैफई कुनबे के लोग ही लड़ेंगे। आजमगढ़ में भी पहले धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाया और अब मैनपुरी में डिम्पल यादव का नाम घोषित किया है। तो इस दिलचस्प राजनीतिक परिचर्चा को आरंभ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से अनिला सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से डॉक्टर अजीज खान, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, कृष्णकांत पांडे कांग्रेस से मेरे साथ मौजूद हैं, केपी मलिक बहुत ही जाने माने पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं, अरुण राजभर एस बीएसपी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और आप सभी का धन्यवाद मेरे साथ मैनपुरी की इस राजनीतिक परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर अजीज खान जी आप ही से करेंगे, चूँकि अब समाजवाद का गढ़ है, पावर हाउस है आपकी पॉलिटिक्स का मैनपुरी। इस बार आपने अपना सबसे बड़ा कार्ड खेल दिया। ऐसा कैसी कौन सी मजबूरी थी कि डिम्पल यादव को मैनपुरी से आपको चुनाव लड़ाना पड़ा? कोई तो दबाव लग रहा है। देखिए ब्रजेश जी, ऐसा है, ये लगातार आज पूरे दिन जिस तरीके से मीडिया में ये बात चर्चा में रहा कि साहब कोई दबाव है और किसी और को पहले डिसाइड किया गया था। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि माननीय नेताजी ने उस सीट को खून पसीने से सींचा, वहां के लोगों के सपने को साकार किया। लेकिन बहुत से काम ऐसे हैं जो काम वहां नहीं हो पाए, अभी अधूरे हैं। माननीय नेताजी ने मैनपुरी को वर्ल्ड के मैप पे लाकर खड़ा कर दिया। आज मैनपुरी का जिक्र होता है, अगर आप देश में कहीं जिक्र करें तो मैनपुरी का जिक्र होता है। ऐसी स्थिति में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अभी अधूरे हैं और उन अधूरे काम को पूरा करने के लिए चूंकि हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने इस बात को तय किया कि आदरणीय डिम्पल जी से बेहतर शायद कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो पार्टी के अगुवा होता है वो दर्द को समझता है। क्योंकि मैनपुरी की जनता की चाहत रही, मैनपुरी के लोगों ने फैसला किया, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोगों ने फैसला किया कि आदरणीय डिम्पल जी इस काम को बखूबी निभाएंगी, क्योंकि वहां के लोगों को बहुत अपेक्षा है। पहली बात, एक चीज तो मैं ये बताना चाहूंगा। दूसरी बात, एक बात और कहना चाहूंगा कि लगातार जिस तरीके से इस बात को बहुत हवा दिया जा रहा है कि साहब पार्टी में एकजुटता नहीं है, मैं ब्रजेश जी आपको भरोसा दिलाना चाहूंगा आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को कि आज ये जो परिवार है बहुत ही संस्कारिक परिवार है। इस परिवार के जो लोग हैं एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और जिस दिन चुनाव वहां की चुनाव की शुरुआत होगी, आप देखिए एक प्लेटफॉर्म पे सारे लोग मिलेंगे। मैं आपसे दो सवाल है, क्योंकि हम संस्कारी लोग हैं, समाजवाद में विश्वास रखते हैं और समाजवादी के लोग जो हैं वो आपस में मेल व्यवहार और आपस में मोहब्बत में विश्वास रखते हैं। 2019 समाजवादी पार्टी बीएसपी एक साथ नेताजी के लिए वोट मांगने गई बहन जी और भारतीय जनता पार्टी वहां लेकर आई 44% वोट, पहले से 11% ज्यादा। यानी आपके किले के दरवाजे तक भारतीय जनता पार्टी दस्तक दे चुकी है 2019। अब आप चुनाव पे जा रहे हैं वहां पे। देखिए ब्रजेश जी, एक आंकड़ा और आपको देना चाहूंगा के बारे में हम बताना चाहेंगे कि बीजेपी को जब बीएसपी और समाजवादी अलग अलग लड़ी थी, मिले थे उस वक्त 14% और 23% मिले थे, तब हमें 59% मिले थे। बीएसपी का वोट हमें नहीं मिला था, तब हम 59% पे थे। तो वोट के शेयर को देखा जाए तो हमेशा मैनपुरी की जनता ने प्यार दिया समाजवादी पार्टी को, समाजवादी लोगों को प्यार दिया है और यह प्यार लगातार बरकरार रहेगा, इसलिए क्योंकि वहां के जनता के लिए माननीय नेताजी ने खून पसीना एक किया
और ओके। जिस तरह वहां की ठीक है, इस जनता उनको मसले का आपने पसंद जवाब करती दिया। है अगला क्वेश्चन कि मेरा माननीय शिवपाल नेताजी यादव ने से संबंधित बहुत है। दिल से जसवंत नगर शिवपाल यादव की अपनी सीट है, जिला है मैनपुरी, संसदीय सीट भी है मैनपुरी। शिवपाल यादव अभी डिम्पल के लिए खुलकर सामने नहीं आए हैं और उन्होंने बल्कि एक मिस्टीरियस स्टेटमेंट दिया है कि देखिए अभी 1-2 दिन में पता चल जाएगा। डॉक्टर अजीज खान, सर आवाज आपकी पूरी नहीं आई थी, लेकिन शिवपाल यादव का फैक्टर के बारे में जानना चाहता हूं क्योंकि देखिए सर, शिवपाल ऐसा यादव है- ने आपके पक्ष में अभी तक बयान नहीं दिया है। देखिए सर, ऐसा है कि ये उनकी हमेशा सरपरस्ती रही है और उनकी दुआएं समाजवादी पार्टी पर रही हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर रही हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो परिवार को तोड़ते हैं, पार्टी तोड़कर सरकार बना लेते हैं। वो कहीं ना कहीं अगर इस पूरे मसले में Thank पढ़ने you. की कोशिश करेंगे तो ऐसी स्थिति में हो सकता है वो लोग जो दूसरे के घरों में झांकते हैं, हो सकता है ऐसी स्थिति पैदा Thank you, करें। डॉक्टर अजीज खान। लेकिन जहां तक आज की स्थिति है वो आदरणीय शिवपाल जी पूरी तरह से जो बहुत है शुक्रिया। वो समाजवादी पार्टी के अनिला साथ सिंह भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ मौजूद है। अनिला जी, पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया है और दूसरा मैनपुरी आपके लिए अब इतना इजी केक वॉक नहीं रह गया जितना 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ वोट हासिल किया। आपके सामने चैलेंजेस बढ़े हैं, अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं और सामने कौन है? डिम्पल यादव। यस, और भारतीय जनता पार्टी की तो खूबसूरती यही है कि हम चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। तो चुनावी रण में उतरते हैं तो रहती है, पर जीतने के लिए उतरते हैं और हमने दिखा दिया, आजमगढ़ को भी जीत कर, रामपुर को भी जीत कर दिखा दिया। ये दोनों के दोनों कहा जाता था समाजवादी पार्टी के गढ़ है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के अलावा कोई और जीत नहीं सकता था। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, अपनी बात रखी और वहाँ की जनता ने हमें सम्मान दिया और हम जीत कर आए। और अब की बात मैनपुरी की बारी है। ये परिवारवाद में विश्वास करने वाली पार्टी, स्वार्थ के आधार पर चलने वाली पार्टी, आपको लगता है कि मैनपुरी इनको फिर से एक बार मौका देगी? अपने परिवार के अलावा इनको कोई भी महिला कैंडिडेट नहीं दिखाई देती है। इनसे जब बात करो तो ये कहा जाता है कि नहीं, महिला को अगर हम टिकट दे रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को क्या परेशानी। अरे साहब, आप किसी को भी आप उम्मीदवार बनाओ, भारतीय जनता पार्टी को कोई परेशानी नहीं है। परंतु ये अधिकार तो है ना कि हम आपसे पूछें कि क्या महिलाओं के नाम पर पूरी पार्टी में डिम्पल यादव जी ही रह गई है? आजमगढ़ में जो है धर्मेंद्र यादव जी को उतार देते हैं, मैनपुरी में ये उतार देते हैं डिम्पल यादव जी को। इसके अलावा इनको कोई महिला उम्मीदवार दिखाई ही नहीं देती है। तो केवल और केवल जो आप है तो ना, महिला हैं और अगर एक महिला को टिकट दिया गया है तो फिर विरोध किस बात का? मैंने अभी कहा, शायद अब विजय जी आपने सुना नहीं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या डिम्पल यादव जी के अलावा और कोई महिला उम्मीदवार पूरी पार्टी में इनको मिलेंगी? महिलाएं हैं ही नहीं क्या समाजवादी पार्टी में? अच्छा, दूसरा विषय इस बात का है कि देखिए, एक तरफ समाजवादी पार्टी ने अपने मोस्ट हाई प्रोफाइल कैंडिडेट को मैदान में उतारा है, तो आप इस बार लोकल प्रत्याशी पे दांव लगाएंगी या फिर बीजेपी लखनऊ दिल्ली से किसी को लाएगी? देखिए विजय जी, ऐसा है कि आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई सीनियर जूनियर कुछ नहीं। कार्यकर्ता के रूप में वो व्यक्ति प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, मंत्री भी बन सकते हैं और संगठन का कार्य भी कर सकते हैं और केवल बिना किसी पद के सेवा भी कर सकते हैं। ये वो भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पर पद की लालसा नहीं रहती है। परंतु समाजवादी पार्टी ने एक बार नहीं, सैकड़ों बार ये दिखा दिया है कि परिवार मैं आपको एक डेटा देना चाहता हूँ। एक तथ्य है और डेटा भी है। सामने हाथ जोड़कर खड़े जी, एक तथ्य और डेटा है। 1996 समाजवादी पार्टी ने पहली बार इस सीट पर कब्जा किया, मैनपुरी, और 26 साल से इस सीट पर समाजवादी पार्टी कायम है। उन्हीं के सांसद बनते हैं। कोई बात नहीं, इस प्रकार के रिकॉर्ड को तोड़ना भारतीय जनता पार्टी को आता है। ये तो कहा जाता है ना कि उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में जो बारी बारी से सरकार आती है, पर हमने वो जो मिस था वो भी तोड़कर दिखा दिया। ठीक है ना, जो गढ़ बने बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, और उस गढ़ को मठ बना के मठाधीश बनकर बैठे रहते हैं, क्योंकि इस परिवार का ही व्यक्ति जो है वहां से चुनाव लड़ेगा भी या लड़ेगी भी और जीत कर भी आएगी।
वो भ्रम हमने तोड़ा है और एक बार फिर से तोड़कर दिखाएंगे। थैंक यू अनिला जी। मेरे साथ अरुण राजभर मौजूद हैं, एसबीएसपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। बहुत शुक्रिया अरुण जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आपने भी अपने पुराने सहयोगी और दोस्त और जिनके साथ अभी कुछ महीने पहले चुनाव लड़े, कंधे से कंधा जोड़ के, मंच से मंच और बस से बस, सीट से सीट लगा के बैठे थे, उनके खिलाफ प्रत्याशी उतार दिया। देखिए, उन्होंने तो हमें तलाक दे दिया था और हमने उसको कबूल कर लिया। हम पिछले 5 साल से मैनपुरी ही नहीं, उधर के तमाम जिलों में, चाहे एटा, इटावा, कासगंज और चाहे आपके बुंदेलखंड के कई जिलों में हम लोगों ने कार्यक्रम चलाया है। खासतौर से हमने करहल से जब प्रदेश अध्यक्ष अपने प्रेमचंद कश्यप जी को बनाया, तो शायद बहुत सारे लोगों को ये समझ में आया कि वहां से पूर्वांचल की पार्टी करहल से प्रदेश अध्यक्ष क्यों चुन रही है। क्योंकि पहले चरण में जब हम लोगों ने कश्यप समाज को टिकट मांग रहे थे माननीय अखिलेश यादव जी से, तो वो इनको नजरअंदाज कर रहे थे कि इन समाज का वैसा ही वोट मिल जाएगा, इनको टिकट देने की जरूरत नहीं है। हमने 5वें चरण तक इंतजार किया, लेकिन नहीं दिया, तो हम उनको सोहरतगढ़ ले जाकर के अपनी पार्टी के सिंबल से सिद्धार्थनगर में लड़ाने का प्रयास किया। तो जिस समाज को नजरअंदाज करने का प्रयास किया गया, हमने 5 साल मेहनत किया है, मैनपुरी में, इटावा में हमने मेहनत किया। अब उसका परिणाम हम देखना चाहते हैं कि आखिरकार हमारे संगठन के लोगों ने जो हमें समीक्षा दिया है, हमारे संगठन के लोगों ने जो काम किया है, जो हमारे कार्यक्रमों को चलाया है, जो उनके दुख सुख में जाने का काम किया है, उसका रिजल्ट क्या देते हैं लोग, और उसकी हम समीक्षा करने के लिए हमने कल प्रत्याशी की घोषणा भी कर दिया, रमाकांत कश्यप को। क्योंकि वहां कश्यप समाज को पूरे जनपद में, मैनपुरी पूरे 5 विधानसभा में, एक जिला पंचायत सदस्य का भी टिकट समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया। सरकार बनी, किसी भी बीजेपी के आयोग साथ का उस सदस्य परिस्थिति तक में नहीं भी बनाया। खड़े हैं जब आपकी पार्टी के एक एमएलए को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जेल में बंद कर दिया है। नहीं, हम उस मसले पर नहीं जाना चाहते हैं। क्यों नहीं जाना चाहते? आपका एमएलए, आपने टिकट दिया था, आज भाग क्यों रहे हो? बात करो इस पे। नहीं, देखिए, वो जांच का विषय है, जांच अधिकारी का जांच कर रहे हैं, ईडी अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, न्यायालय अपना काम कर रही है। सिक्योरिटी और पुलिस स्क्वाड लेके राजनीति करेंगे और अगला आदमी जेल काटेगा। नहीं, जेल तो समाजवादी पार्टी को बताना चाहिए कि बरेली के विधायक इतने दिन से जेल में है, क्यों नहीं मुसलमान से मिलने जा रहे हैं। आदरणीय आजम खान साहब 2 साल जेल में थे, उससे सवाल नहीं हो रहा है। सवाल इस बात का है कि जो गलत किया है, अगर उस पर जांच हो रही है, तो जांच होने के बाद अगर गलत पाया जाता है, तो हम जांच होने के बाद अगर गलत पाया जाता है, तब हमसे कहिए कि हाँ, अब अपने विधायक के साथ हैं कि नहीं है। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अभी मैनपुरी लोकसभा में अपने प्रत्याशी घोषित, तो अब डिंपल यादव प्रत्याशी घोषित हो गई है। अब मैनपुरी पे लौट के आते हैं, अदर देन टॉपिक पे क्या ज्यादा बात करना। मैनपुरी में अब डिंपल यादव प्रत्याशी हैं, उनके मुकाबले आपने कश्यप बिरादरी से किसी को उतारा है। कोई उम्मीद दिख रही है आपको, या सिर्फ वोट काटेंगे? नहीं, देखिए, लक्ष्य क्या है लोगों ने, जो हमारे संगठन के लोगों ने जो रणनीति बनाया है कि वहां 1.5 लाख कश्यप वोट है। आपके भी चैनल पर और बाकी चैनलों पर हमने देखा है, सिर्फ यादव और शाक्य की चर्चा हो रही है, बाकी किसी जाति की चर्चा नहीं। और वहां के लोगों के बीच में जो काम जनता ने के बीच में हमारे नेताओं ने किया है, वहां लोगों को डरा के रखा गया है, 45% वोटर्स अकेले यादव कम्युनिटी से हैं, प्रताड़ित करके रखा गया है। वहां 25% वोटर शाक्य बिरादरी से हैं, फिर शेड्यूल्ड कास्ट का नंबर आता है, फिर ब्राह्मणों का नंबर आता है, फिर क्षत्रिय है वहां पे, देन कश्यप बिरादरी है। नहीं, वहां बड़ी संख्या में 1.5 लाख यूपी में सबको सबका पता है, ऐसा नहीं है कि कोई हवा में कह रहा है ये बात। नहीं है ना, उनकी गिनती हम कराएंगे अगर वहां। ठीक है, शुक्रिया। मैं डिबेट के दूसरे राउंड में आपके बाकी विचार को सम्मिलित करूंगा। बहुत शुक्रिया। मैं आमंत्रित करता हूं कृष्णकांत पांडे जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। पांडे जी, शुक्रिया आपका। कांग्रेस वैसे तो राजनीतिक दल है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप व्यवहार ऐसा कर रहे हैं जैसे धर्मार्थ ट्रस्ट हो, आप प्रत्याशी तक नहीं उतार रहे हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश में चूंकि मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश जी जब से चुनाव लड़ना शुरू किए, तो हमेशा हमने मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ कभी उम्मीदवार नहीं दिया, काफी समय से। एक बार और उन्होंने हमारे रायबरेली और अमेठी में उम्मीदवार नहीं दिया। रायबरेली में एक बार 2008 में उम्मीदवार मुलायम सिंह जी ने दिया था, उसका हस्त्र सब लोगों ने देखा, लेकिन इसके बाद से ना हम मुलायम सिंह जी के खिलाफ, पिछली बार भी हमने, इसके पहले भी मैनपुरी से हमने उम्मीदवार नहीं दिया था। और राजनीति की एक शुचिता होनी चाहिए, एक शिष्टाचार होना चाहिए। हम उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जहां कहा जाता था कि लोहिया जी और अटल जी को भी सदन में होना चाहिए। अगर विपक्ष मजबूत न हो तो सत्ता पक्ष का कोई मतलब नहीं है। आज की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है, उसने सत्ता पक्ष को साधन और साध्य बना दिया है।
हम उस दल से हम उनके विचारों से अपने विचार को नहीं मिलान कर सकते, ना हम इसमें विश्वास करते हैं। पांडे जी, इसलिए तर्क अगर की मुलायम कसौटी सिंह पर जी की आपका निधन स्टेटमेंट के खरा बाद नहीं वह उतर सीट रहा, रिक्त हुई और है। मैं उदाहरण देता हूं कि गोला में कौन सा मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ रहे थे, वहां चुनाव क्यों नहीं लड़े? खतौली में प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे हो, रामपुर में कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, मैनपुरी चुनाव नहीं लड़ रहे हो। सही है, ये जो तर्क आप दे रहे हो वो तर्क कसौटी पर खरा नहीं उतर रहा है। पूरी उम्मीद मेरी बात हो सकता है थोड़ी उलझन वाली लगी है, लेकिन है तो हकीकत। मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप ये सवाल अवश्य हमसे करेंगे। हमने आज हम 6 बाई इलेक्शन इसको लेकर के होंगे, इस 3 बाई इलेक्शन बीत चुके हैं, 3 होने जा रहे हैं। हमने इन 3 में उम्मीदवार नहीं दिया। उसका कारण एक है, हम चूंकि बड़ी लड़ाई 2024 हमारा टारगेट है और नगर निकाय का चुनाव हमारा टारगेट है। अब मुझे कहने में आपके चैनल को जरा भी संकोच नहीं है कि हमारा जो लचर संगठन था, प्रियंका जी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी होने के बाद से हमने अपने संगठन को मजबूत किया। 2022 में परिणाम बहुत सार्थक नहीं आया, इसलिए हम बाई इलेक्शन में नहीं जा रहे, नगर निकाय पे फोकस किया और 2024 हमारा फोकस है। जब मेन चुनाव नहीं लड़ रहे हो और धर्मार्थ ट्रस्ट जैसा व्यवहार कर रहे हो, भाई आपका संगठन, आपके वोटर, आपकी विचारधारा क्या तिलांजलि दे दिए हो? आपका जो 100-200 वोट देने वाले भी हैं, वो कहां जाएंगे? बाई इलेक्शन या तो कह दो कि भाई हम फलाना पार्टी को सपोर्ट करते हैं। 3 बाई इलेक्शन से जी नहीं, 3 बाई इलेक्शन से ना उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने जा रही है, ना उत्तर प्रदेश से हमारी सरकार जाने जा रही है। इसलिए हमारा मूल टारगेट 2024 है, जिससे मैं आपकी बात समझ गया। अब मैं आपके समक्ष एक अंतिम प्रश्न प्रस्तुत करता हूं इस राउंड का। ये प्रश्न ये है कि मैनपुरी में, नगर निगम के चुनाव, मैनपुरी में कांग्रेस के समर्थक और कांग्रेस के वोटर क्या करें, बताओ? ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व बहुत जल्दी ही ये कौन सी बात हुई पांडे? मैनपुरी में जब हमारे कुछ समझ में आए तो झुग्गा डाल दो, चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व। थैंक यू, शुक्रिया आपका रोहित अग्रवाल, बहुत धन्यवाद। थैंक यू पांडे जी, शुक्रिया। नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचार लूंगा, तब फिर बाकी ये क्रांतिकारी बातें कह लीजिएगा। रोहित अग्रवाल मेरे साथ मौजूद है। रोहित, शुक्रिया आपका। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, एक तो खतौली आप लड़ रहे हो, ये कन्फर्म हो गया है, ट्वीट आ गया है कि आप लोग लड़ रहे हो, तो अभी तक प्रत्याशी नहीं खोज पाए हो। दूसरा, मैनपुरी में 44% वोट था बीजेपी का, आसान थोड़ी है। नहीं ब्रिजेश जी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफ्यूज्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को खुद नहीं पता हम क्या कहते हैं। जब गोला का चुनाव हो रहा था, जब रामपुर का चुनाव हो रहा था, जब आजमगढ़ का चुनाव हो रहा था, तो यही कुर्सी से कूद के इनके प्रवक्ता बोलते थे, अरे अखिलेश यादव जी नहीं गए उस चुनाव में, ये लोग तो सीरियस ही नहीं है जनता के प्रति, जनता के मुद्दे ही नहीं उठाते ये। अब जब हमने अपनी सीरियसनेस दिखा दी और समाजवादी पार्टी की एक मजबूत कैंडिडेट जो कि मैनपुरी की बहू है, उनको जब समाजवादी पार्टी ने दे दिया, और जबकि उपचुनाव जो होता है वो सरकार का होता है, खुद सरकार चुनाव लड़ रही है। परिवारवाद है। नहीं, मैं बता रहा हूं ना, अभी सुनते आइए, अभी तो इनकी बोली पे तो कोई रोक ही नहीं है ना भाई। इनके पास खुद के पास तो परिवार है नहीं, तो दूसरे का परिवारवाद दिखेगा ही दिखेगा। और अगर परिवारवाद से ही जीत हो जाती है तो फिर क्यों परेशान है भारतीय जनता पार्टी? फिर तो चुनाव लड़े ही ना। अगर उनको ये लगता है कि साहब अब डिंपल यादव जी आ गई हैं, अब तो ये बिल्कुल क्लीन स्वीप कर लेंगे क्योंकि परिवारवाद की वजह से, भाई डिंपल यादव जी के अंदर अपनी काबिलियत है, तभी तो भारतीय जनता पार्टी के पैर थरथरा रहे हैं, तभी तो इनका कैंडिडेट नहीं आया कहीं से अभी तक। ये कैसे क्लेम कर रहे हो कि थरथरा रहे हैं? अरे वो तो आप एविडेंस बेस्ड बात करो। एविडेंस बेस्ड ये है कि अभी तक ये कैंडिडेट नहीं घोषित कर रही है भारतीय जनता पार्टी। है ना, प्रेम सिंह साक्य को उतार देंगे, 2 बार से चुनाव लड़े हैं, 2014 में और 19 में। कोई और है ही नहीं। फिर बात करते हैं कार्यकर्ता इनका प्रधानमंत्री बनता है, फिर क्यों भैया लड़ाओ ना किसी लखनऊ वाले को, लड़ा दो अनिला सिंह को, क्यों नहीं लड़ा देते हो? बहू के मुकाबले बहू आ जाए तो मान लो अपर्णा बिष्ट पे दांव लगा दिया। देखिए, परिवार तोड़ना तो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी कला है भाई। ये तो बात करते हैं परिवारवाद की, नहीं बात करते उसका परिवार, दूसरे के परिवार के अंदर जाके वहां तोड़फोड़ करना, ये तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं और ये उसके लिए स्वतंत्र हैं, जो चाहे वो करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज्ड पार्टी है। जब आप चुनाव में ना जाओ तब ये कहते हैं साहब हाँ आपने तो खुला मैदान छोड़ दिया हमारे लिए, आप आते ही नहीं हो जी। अब जब आप मजबूती से विपक्ष दिख रहा है इनको कि खतौली के अंदर भी माननीय जयंत चौधरी जी स्वयं जा रहे हैं। जैसे डिबेट शुरू हुई, ट्वीट आया है कि ये तो परिवारवाद है। नहीं, मुझे पहले तो ये बताएं कि क्या परिवारवाद से क्या चुनाव जीता जाता है? क्या परिवार से कोई भी व्यक्ति आगे खड़ा हो जाए तो उससे क्या चुनाव जीत जाते हैं? अरे आपके परिवार में कोई काबिल व्यक्ति नहीं है तो हम क्या करें भाई?
जिसके परिवार में कोई काबिल पूत पैदा होगा वही तो उस पूत को उतार पाएगा ना आगे आगे अपनी आप असल में अपनी पार्टी को भी ध्यान रख के डिफेंड कर रहे हो। नहीं, हम अपनी पार्टी को देखिए, एक बात समझिए ब्रिजेश जी, ये सच्चाई है। जब आपके पूत के अंदर काबिलियत होगी तभी आप उसके ऊपर दांव खेलोगे, वरना आप भी अपने व्यापार की अगर काबिलियत और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर परिवार है ही नहीं। जब इतनी बड़ी बड़ी बातें और ऐसा दम ठोक रहे हो, खतौली से प्रत्याशी तक तो ढूंढ नहीं पाए हो अभी तक। ब्रिजेश जी, खतौली से प्रत्याशी तैयार है। कौन और है? सही समय पे हम नाम बताओ। पांडे जी फिक्रमंद है, चूंकि उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, पांडे जी तो नहीं उनको है। जानने का हक है कि चुनाव कौन लड़ेगा। फिक्रमंद पांडे जी नहीं है, फिक्रमंद भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को एक पांडे जी विपक्ष बेचारे प्रकोष्ठ अपने धर्मादा यहाँ खोल से- देना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बड़ी बेचैन रहती है कि विपक्ष में क्या हो रहा है, और विपक्ष को भी ये गवर्न करने की कोशिश करते हैं। अब बताइए, एक महिला को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया मैनपुरी से, तब एक महिला हो के अनिला सिंह उसका सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं, उनको शर्म आ रही है वहां सपोर्ट करने में। तो आप एक सीधे सीधे विपक्ष प्रकोष्ठ खोल दो ना। आप बता दो कि समाजवादी को किसको लड़वाना है, राष्ट्रीय लोकदल को शुक्रिया। किसको डिबेट के लड़वाना नेक्स्ट है। राउंड में आपके बाकी ओपिनियन शामिल करूंगा। केपी मलिक साहब उत्तर प्रदेश बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश के मामलों पे खासी जानकारी रखते हैं। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका। मैनपुरी से डिम्पल यादव, अब समय आपका, बोलिए। देखिए ब्रजेश जी, डिम्पल यादव के नाम की घोषणा आज समाजवादी पार्टी ने की है। ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है। जैसे कि आप भी जानते हैं, आपने अपने उद्बोधन में भी बताया है कि नेताजी की ये परंपरागत सीट रही है और समाजवादी पार्टी के लिए ये बहुत ज़रूरी सीट है। तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी ने बहुत ही सीरियसता दिखाते हुए, और सारे जो पहले चर्चाएं चल रही थी कि तेज प्रताप को ला सकते हैं, धर्मेंद्र यादव को ला सकते हैं, शिवपाल जी का भी मशवरा कुछ होगा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ और डिम्पल जी को लड़ाया गया है। और डिम्पल जी काफ़ी मजबूती से लड़ेंगे। और जो हमारा एक पुरानी बात है कि अखिलेश यादव बाई इलेक्शन चुनाव में नहीं जा रहे हैं, 2 लोकसभा के चुनाव में उसमें भी नहीं गए और विधानसभा के चुनाव में भी नहीं गए, तो इस बार वो पूरी कमान अपने हाथ में लेंगे और बहुत बारीक तरीके से इस चुनाव को लड़ेंगे। और मेरे पास तो इंटरनल सूत्रों से खबरें ये भी है कि 2 बड़ी रैली भी वो करेंगे। एक बात ये हो गई। और दूसरी बात, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी 12 महीने 24 दिन जो है चुनावी मोड में रहती है। भारतीय जनता पार्टी अपनी शाम धाम रणभेद की जो नीति है उस पर चलते हुए बहुत अच्छा चुनाव लड़ेगी। यहाँ पे देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो पुराने उम्मीदवार जो उनके रहे प्रेम शाक्य, उनको लाती है। अगर वो सीरियसली चुनाव लड़ना चाहती है तो मेरा मानना ये है कि वो प्रेम शाक्य को लाएगी। और वो अगर आप बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है, तो उस कंसर्न को आप अपने पुराने अनुभवों से मैं आपके समझना चाहता हूँ कि अब मुलायम सिंह जी नहीं रहे, उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद मैनपुरी कैसा रिएक्ट करेगा जब चुनाव होगा? तो देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि नेताजी के निधन के बाद वहाँ पे डिम्पल यादव के लिए चुनाव जीतना बहुत आसान होगा। एक तो भावुक रहते हैं लोग, और जिस प्रकार से आपने देखा कि नेताजी के निधन के बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया वहाँ के लोकल लोगों की देखी गई है, तो उससे साफ जाहिर होता है कि भावुकता में आके अगर कोई छोटी मोटी नाराजगी भी कुछ कार्यकर्ताओं में रही होगी तो वो उसका फायदा डिम्पल यादव को मिलेगा। दूसरी बात एक और हमें देखनी होगी, जो रिसेंट में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उससे भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह एक फैक्टर है जो समाजवादी पार्टी को थोड़ा ट्रबल क्रिएट कर रहा है और बीजेपी को के लिए थोड़ा रास्ता आसान कर रहा है, बहुजन समाज पार्टी का इस चुनाव से दूर होना। अब जो उनका वोट शेयर है 10-12% का, देखिए इसमें वो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है। इसमें ब्रजेश जी 2 फायदे यहाँ पे मुझे दिखते हैं। आप एक कह रहे हैं, एक आपको ये भी देखना होगा कि वहाँ पे जो विधानसभा सीट है शिवपाल यादव की, अभी हमें ये भी देखना होगा कि शिवपाल यादव का रुख क्या होता है, वो भी बहुत कुछ निर्णय करेगा। उसके बाद तो आपने बता ही दिया है कि बहन कुमारी मायावती जो है वो चुनाव नहीं लड़ रही है, उसका सीधा सीधा संदेश है। बहन जी की जो तैयारी है भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से वो ये है कि जितने तमाम मुस्लिम
बड़े चेहरे हैं उनको समाजवादी पार्टी से खींच के, या जो बाहर हैं उनको खींच के बहुजन समाज पार्टी में लाया जाए और 2024 के लिए उनको बहुजन समाज थैंक यू पार्टी मलिक से साहब, बहुत चुनाव शुक्रिया लड़ाए। आपका। मैं डिबेट के दूसरे राउंड में आपके बाकी विचारों को भी सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी धन्यवाद आपका। मैं जानना चाहता हूं कि मैनपुरी से समाजवादी पार्टी ने डिम्पल यादव को ही क्यों चुना? क्योंकि इससे बड़ा अब कोई कैंडिडेट शायद समाजवादी पार्टी के पास ना होता। 5 सांसद जीते थे, उसमें से 2 हार गए हैं लोकसभा का उपचुनाव, आजमगढ़ और रामपुर। आजम खां और अखिलेश यादव विधायक हो गए, वहाँ इस्तीफे खाली हुई, बीजेपी जीत गई। एक मुलायम सिंह के निधन से सीट खाली हो गई। अब आपके घर की एकदम दरवाजे की सीट पर अगर बीजेपी आ जाएगी और आपके पास मजबूत कैंडिडेट नहीं होगा तो फिर आप जो आदमी अपना घर नहीं बचा पाएगा वो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की सियासत कैसे करेगा? अखिलेश यादव के सामने विकल्प बहुत सीमित थे। एक बात जरूर साफ है कि अखिलेश चाहते तो डिम्पल यादव को सेफ तरह से राज्यसभा का सांसद बना सकते थे, उनको सीट पे वो भेज सकते थे, आगे भी भेजने के उनके पास अवसर आएंगे। लेकिन मुलायम की विरासत को सहेजना, उनकी सीट को आगे बढ़ाना, अखिलेश यादव के पास डिम्पल यादव से बेहतर शायद कोई कैंडिडेट नहीं था। मैनपुरी में संयोग देखिए कि चाचा विधायक है, भतीजा वहीं विधायक है। अब डिम्पल यादव जो अखिलेश की पत्नी है या बहू कह लीजिए, वो भी वहीं से चुनाव लड़ने जा रही हैं। मैनपुरी इटावा कोई अलग नहीं है, एक यादव बाहुल्य सीट है और इस सीट पर हर हाल में लड़ाई होनी है। लोग कहते थे कि अखिलेश यादव उपचुनाव प्रचार करने नहीं जाते, अब की बार तो उनको डेरा जमाना पड़ेगा, प्रचार तो छोड़िए, क्योंकि ये घर में पत्नी का भी मामला है। वो पार्टी की कैंडिडेट होने के साथ साथ, और डिम्पल यादव 2 बार चुनाव जीत चुकी हैं, कन्नौज से सांसद रह चुकी हैं, चुनाव लड़ने का उनके पास अनुभव है। लेकिन फिरोजाबाद की एक हार आपको याद होगा, वहाँ पर तब मुलायम सिंह यादव जिंदा थे। तो ये रिस्क बहुत बड़ा है जो अखिलेश यादव ने लिया है। ये ज़रूर है कि अब इसमें बहू के सामने कौन आएगा, दूसरी बहू, देवरानी जेठानी या परिवार के बाहर का कोई आदमी। शिवपाल यादव के रुख को लेकर भी इंतज़ार है लोगों का, लेकिन ये लोग मानते हैं कि आखिर में वो फैसला डिम्पल यादव के पक्ष में जाएगा। ये विरासत बचाने का चुनाव है। ऐसा सेफ चेहरा अगर ना आता तो शायद ये विरासत खतरे में पड़ सकती थी, लोग इसको जानते हैं। देखिए, अखिलेश के सामने अब कई चुनौतियां उत्तर प्रदेश में। मुलायम सिंह की छाया उनके ऊपर से हट चुकी है, पार्टी को अकेले चलना है, आगे बढ़ाना है जी। चुनाव वो गोला का हार गए, वहाँ पर जो विधायक थे उनके बेटे को टिकट दिया गया, वो चुनाव जीते, वहाँ परिवारवाद नहीं था, वो संयोग से मिल गया टिकट उसको। और उसके बाद मामला फिर घर की ओर आ गया। घर की फूट का बीजेपी फायदा तो उठाना चाहती है, उसको नज़र भी है शिवपाल और अपर्णा यादव पर, लेकिन अभी तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि डिम्पल के नाम पर शिवपाल यादव भी कोई विरोध नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बड़ा, कहा जाए, अखिलेश यादव ने समझदारी भरा फैसला किया है। देखिए, सांसद बनना एक अलग बात है, लेकिन एक मैसेज रखना, आसपास का जो गढ़ था समाजवाद, जहां से पैदा हुआ, जहां से मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने 3-3 बार, अगर उनकी सीट को नहीं बचा पाएंगे अखिलेश, तो फिर उत्तर प्रदेश के लोकसभा का जो चुनाव है आने वाले 2024 में देश में, वो उनके लिए बड़ा कठिन हो जाता। तो ये बड़ा विरासत का चुनाव है और अब अखिलेश यादव या तो खुद लड़ते या इसके अलावा इनसे बड़ा कोई कैंडिडेट होते। देखिए, मैनपुरी में वीरेंद्र जी, शिवपाल यादव भी एक फैक्टर हैं, उनकी उस फैक्टर को कम करके नहीं आंका जा सकता। जसवंत नगर उसका उदाहरण है। शिवपाल यादव का प्रभाव है और जसवंत नगर से बहुत लीड मिलती थी नेताजी को। ब्रजेश जी, कोई विकल्प नहीं था, विकल्प के अभाव में क्या किया जा सकता था? आप देखिए ना, रामपुर में भाजपा कब्जा हो गया, आजमगढ़ में कब्जा हो गया, कितनी सीट छोड़ते जाएं, जहां छोड़ रहे हैं वहां बीजेपी कब्जा कर ले रही है। तो एक अखिलेश यादव के पास डिम्पल के रूप में एक बड़ा कैंडिडेट है, वो महिला है,
महिलाओं का भी वोट वो काफ़ी खींचने की कोशिश करेंगी। यादव बाहुल्य सीटें हैं, तो इतना क्लोज मामला है कि इससे बेहतर एक कुछ नहीं प्रश्न हो सकता आपसे भी था। पूछूंगा जो मैंने भाई मलिक जी से पूछा, नेताजी के निधन के बाद मैनपुरी कैसे रिएक्ट करेगा, मतलब क्या सेंटिमेंट्स होंगे? देखिए, मुलायम सिंह के मरने पर तो विपक्ष और पूरे देश के नेता उनके सम्मान में गए। प्रधानमंत्री ने भी उनके नाम की चर्चा की, दुख जताया। तो ये राजनीति का शिष्टाचार था, लेकिन युद्ध के मैदान में तो सब लड़ेंगे। जनता वहाँ की यादव परिवार के साथ रही है। आप देखिए कि एक जिले की 2 सीटें हैं वहाँ पर, एक पे जसवंत नगर पे, एक पे करहाल पे काबिज हैं, चाचा और भतीजा। तो स्वाभाविक है कि यह सहानुभूति का वोट तो मिलेगा। मुलायम परिवार से वहाँ की जनता अपना जुड़ाव भी प्रदर्शित करना चाहेगी। डिम्पल के आने से एक चीज़ थोड़ी सी बेहतर होगी समाजवादी पार्टी के पक्ष में, जो तहजीब है, जो सलीका है और जो अदब है, वो महिला होने के नाते उसका उनको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो स्थिति है, वो 2 चुनाव वो हार गए हैं। लोकसभा में विधानसभा चुनाव बहुत जोर शोर से लड़ा, लेकिन सरकार नहीं बना पाए। उनके परिवार पर विरोधाभासी आरोप लगते रहे हैं। मुलायम के निधन पे ये लोग निकट आए हैं, उसका परिणाम अब देने की बारी आई है। बहरहाल जी आप सुनिएगा, आपको साहित्य में सुनाऊंगा। चूँकि संघर्ष करना पड़ता है। डिम्पल यादव सांसद रही, नेता हैं, उनको भी संघर्ष के रास्ते पे आना चाहिए। उन्होंने सही रास्ता चुना है। तो सुनिएगा कि हदें शहर से निकली तो गांव-गांव चली, और कुछ यादें मेरे संग पाँव-पाँव चली। और सफ़र जो धूप का हुआ तब तजुर्बा हुआ, वो ज़िंदगी ही क्या जो छाँव-छाँव चली। और पुरानी कश्ती को पार लेकर फ़कत हमारा हुनर गया है, और नए खिवैया ये न समझें कि नदी का पानी उतर गया है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। मैं रुख करता हूं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी का। अनिला जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या डिम्पल यादव का नाम घोषित होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति राजनीतिक रूप से बदलने के लिए मजबूर है? बिल्कुल भी नहीं। हमने कभी भी हमारा जो विजन आइडियोलॉजी है, उसके साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज ना तो किया था, न किया है, और ना ही कभी करेंगे। तो उम्मीदवार कोई भी हो, मैंने कहा ना कि हो सकता है कि कैंडिडेट क्राइसिस जो है समाजवादी पार्टी के अंदर हो सकती है, कि मजबूरन जो ये है कभी धर्मेंद्र यादव जी को उतार देते हैं उपचुनाव में, और अब डिम्पल यादव जी को उपचुनाव में उतार दिया। भारतीय जनता पार्टी के पास जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी है, कैंडिडेट्स की कमी नहीं है। और जो हमारी रणनीति है, उस रणनीति के तहत ही हम बिल्कुल चुनाव में उतरेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि मैनपुरी की जो जनता है, मैनपुरी कॉन्स्टिट्यूंसी की जो जनता है, वो हमारे ऊपर विश्वास बिल्कुल जताएगी। ये भ्रम इटावा में भी हमने तोड़ा ना। देखिए, एक फैक्टर है, बीजेपी सब रणनीति से निपट लेगी, लेकिन एक फैक्टर है जहां पर आपके पास उसकी कोई काट नहीं है, उसे खोजना पड़ेगा आपको अगर सपा से लड़ना है तो, वो है यादव फैक्टर। 45% वोट शेयर है उनका अकेले। आजमगढ़ में क्या था, वहां पे ये बोला गया था कि यहाँ पर जो एक वोट बैंक है, पर्टिकुलर वोट बैंक है, वो समाजवादी पार्टी के साथ ही हमेशा खड़े होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं जीत सकती। वहां जीत कर आए, रामपुर में जीत कर आए। उपचुनावों की बात कर रही हूँ, बाकी तो मैं बात भी नहीं कर रही। इटावा का मैंने भी जिक्र किया कि 10 साल लगातार जो है, उसके बाद फिर मैनपुरी में उस कैलिबर का नेता देना पड़ेगा ना, निरहुआ टाइप का। जी, मैनपुरी में आपको निरहुआ टाइप का कैंडिडेट देना पड़ेगा, जो आपके पास नहीं है अभी। हमारे यहाँ भी एक ही टाइप का होता है, वो टाइप होती है भारतीय जनता पार्टी। तो जो भी कैंडिडेट आएगा वो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी टाइप ही आएगा। कब तक प्रत्याशी घोषित करेंगे? जब होगा तो आपको बिल्कुल पता ही चल जाएगा। ओके, डॉक्टर अजीज खान, देखिए बीजेपी एक कोई मजबूत कार्ड है जो छिपाए बैठी है, वो ऐन वक्त पे खोलेगी। ऐसा ना हो कि आपको बेहोशी आए। इनके पास सच्चाई तो ये कोई कार्ड ही नहीं है। ये भी
ये अनिला सिंह कह रही थी आजमगढ़ जीत गए, रामपुर जीत गए। अरे कैसे जीते इस पे भी चर्चा कर लें, गोला में भी कैसे जीते इस पे भी चर्चा हो जाए। जिस तरीके से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया है, लोकतंत्र का गला घोटा गया, शासन प्रशासन मिलकर के चुनाव लड़ाए, वहां हमारे वोटरों को वोट नहीं डालने दिया, ये तमाम तरीके की बातें, मैं इसमें नहीं जाना चाह रहा हूं। कैसे जीते ये पूरे देश ने देखा। दूसरी बात देखिए, एक बात आप जान लीजिए, नेताजी का जो ख्वाब था, मैं उसी को फिर दोबारा कहना चाहूंगा, और नेताजी के लिए है कि नैनों में था रास्ता, हृदय में था गांव, हुई न पूरी यात्रा, छलनी हो गए पांव। जो जिस तरीके से मैनपुरी की जनता के लिए आदरणीय ही नेताजी ने काम किया था, आज वक्त आ गया कि उस विरासत को संजोने के लिए आदरणीय डिंपल जी जो मैनपुरी की बहू हैं, और मैनपुरी के लोगों का जो प्यार, जो उत्साह, जिस तरीके से नेताजी के, अरे ये मैनपुरी के वोट मांगने का मंच नहीं है, ये तो अनिला सिंह को जवाब देना चाहिए आपको। अरे सर मैं आ रहा हूं, मैं उसी अनिला सिंह, भाई अनिला सिंह को क्या जवाब दे, हारे खारा जीते गीता मानेंगी नहीं, इनको तो हर जगह हरेरी दिख रही है। एक मिनट सर, मैं कहना चाहूंगा कि देखिए आज जो हालात है, जो परिस्थितियां हैं, इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है और ये सरेंडर कर चुके हैं। इसलिए सुबह से आज जब से घोषणा हुआ, ये लगातार जो है जबरदस्ती सरेंडर कर चुके हैं। परिवार, अरे कहां सरेंडर किया? परिवार लखीमपुर में अभी गोला में चुनाव हुआ, परिवार के लोग नहीं लड़े क्या? अभी गोला में चुनाव हुआ, परिवार, एक सेकंड अनिला जी रुकिएगा जी, उस पर क्यों चर्चा नहीं करती? हाँ बोले, आप बोले। अभी गोला में चुनाव हुआ, क्या परिवार के लोग नहीं चुनाव लड़े क्या? उस पर ये चर्चा नहीं करती हैं। अरे भाई आज 25% लोग जो विधायक और सांसद इनके यहाँ हैं, आंकड़ा देख लीजिए, सब परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उस पर इनको परिवार नहीं दिख रहा है, यहां पर परिवार दिख रहा है। देखिए एक बात आप समझिए, ये कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप वाला जो फार्मूला है, ये नहीं चलेगा। यहां सीधा सा चलेगा। देखिए आज समाजवादी पार्टी का वर्चस्व पूरी तरह से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में बढ़ रहा है, और इसी यही तिलमिलाहट है। जो चुनाव उपचुनाव हुए, अगर ये जीते हैं तो सिर्फ उसका एक ही मंत्र इनके पास रहा, एक ही मंत्र सर था कि इन्होंने बाकायदे पूरी तरह से वहां पे पूरी तरह से शासन सत्ता का दुरुपयोग किया है, और वो दुरुपयोग अब मैनपुरी में नहीं हो पाएगा। अजीज भाई, एक ब्रेकिंग न्यूज आई है मेरे पास, और जनता पूरी तरह से बताऊं आपको। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रामपुर में चुनाव घोषित हो गया है, कैंडिडेट ढूंढो। सर कैंडिडेट है, लेकिन मुसीबत तो इस बात की है कि ये लोकतंत्र की हत्या जो जिस तरीके से गला घोटा जा रहा है, जिस तरीके से गला घोटा जा रहा है ब्रजेश जी, ये वाकई में ये निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। लेकिन मैनपुरी और रामपुर में अब निष्पक्ष चुनाव होगा। थैंक यू, जनता सजग हो गई। बहुत शुक्रिया आपका। मैं कृष्णकांत पांडे जी को आमंत्रित करता हूं। पांडे जी, ये मैनपुरी की जो सीट है ना, इसका इतिहास एक बहुत बड़े फैक्ट का गवाह है जो कांग्रेस भूल गई है। मैं आपको केवल आईना दिखा रहा हूं। ये सीट 5 बार, 1 2 3 बार नहीं, 5 बार कांग्रेस पार्टी के पास रही है, कांग्रेस से सांसद। और आज देखिए आपकी क्या तबाही है कि आप कैंडिडेट नहीं ढूंढ पा रहे हो, चुनाव लड़ना तो छोड़ दीजिए। 52 में बादशाह गुप्ता, 62 में बादशाह गुप्ता, 67 में महाराज सिंह, और इसके बाद 84 में बलराम सिंह यादव। ये 4-5 बार कांग्रेस के पास से सीट रही है। भारतीय जनता पार्टी आज तक इस पर एक बार भी चुनाव नहीं जीती है। दूसरी चीज मैंने आपसे कहा ना कि शिष्टाचार राजनीति में होता है, हमें विपक्ष भी मजबूत रखना है। तो ऐसे में चूंकि हम मैनपुरी और आजमगढ़, यह दोनों सीटें अखिलेश जी और मुलायम सिंह जी के लिए हमेशा छोड़ते रहे, तो इस छोड़ने में अब आप वही बात रिपीट कर रहे हो। फिर मैं पूछूंगा कि गोला वाला कौन सा शिष्टाचार था, और खतौली में तो आरएलडी से नहीं लड़ पा रहे हो, और तो छोड़ो। मैं तो आपसे बता दिया कि मैं इस सीटों में बाई इलेक्शन के चक्कर में कांग्रेस पार्टी इस बार नहीं है। हमें नगर निकाय और 2024 दिख रहा है, हमें मछली की आंख दिख रही है 2024 कि इस देश में जो कुछ पांडे जी, आप जैसे प्रवक्ता हर पार्टी को नसीब हो। 7,000 लाख इतनी विपरीत हालात में भी डटे हो कि बेचने के लिए यह मोदी जी जिस तरह से आमादा है जी, हमें तो बचाना है यह देश। कि कम से कम जिस तरह से सारे संसाधन मोदी जी बेचते चले जा रहे हैं। अरे तो पॉलिटिकल पार्टी हो कि धर्मादा हो भाई, चुनाव तो लड़ोगे। आपका संगठन, आपका वोटर कहाँ जाएगा? नहीं, इसलिए ये 6 बाई इलेक्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा नगर निकाय और 2024 है। इसलिए पहली पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी जो कह रही है एमएलए एमपी क्या होता है, चेयरमैन ही लड़ेंगे, टाउन एरिया लड़ेंगे।
वाह पांडे जी, और जहां बेहतरीन। तक अभी आजमगढ़ का जिक्र हो रहा था, आजमगढ़ का भी जिक्र हो रहा था, मैं वहीं का रहने वाला हूं। वहां की स्थिति यह थी कि 2009 में एक बार रमाकांत यादव भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीत चुके थे, वहां दूसरी बार निरहुआ जीता। और यह सही है कि जिस तरह का नंगा नाच भारतीय जनता पार्टी करती है 1947 से आज तक किसी भी बाई अच्छा, एक लास्ट सवाल है मेरा आपसे, अब कोई भी राजनीतिक दल मेरा जो सवाल सत्ता में रहा होगा ऐसा नहीं कर सका। ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे आ गई है? सरेंडर। कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे या किसी भी पार्टी के झंडे के नीचे नहीं आने वाली है। हम 137 साल की पार्टी, अब देश और प्रदेश में सबसे ज्यादा काल तक हमने यहाँ काम किया है, समाज की सेवा किया है। समाजवादी पार्टी अरे आपके ज्यादा टकराव तो राजभर की पार्टी ले रही है। भारतीय जनता पार्टी देखिए मैनपुरी तक में प्रत्याशी उतारे हैं भाई अरुण राजभर जी। ये कांग्रेस कैंडिडेट क्यों नहीं उतार रही, चुनाव में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखा रही है? अरुण से जरा पूछ लेते हैं। पांडे जी थोड़ा सहयोग कर दो, अब शांत हो जाओ। पांडे जी शांत हो जाओ। तो ये चुनाव मैदान में आते 2019 में अगर ये अपना समीक्षा करेंगे तो रायबरेली अमेठी छोड़ करके ये जितने लोकसभा इधर पूर्वांचल के लड़े हैं वहां 5000 से नीचे वोट पाए हैं, जहां के हम 50,000 से ऊपर वोट पाए हैं। तो उनसे तो ज्यादा ताकतवर हम खुद हैं। इतना मत कहिए कांग्रेस राजभर पार्टी है, एक लोकसभा नहीं है, 50 वाले को कह रहे हो कि उनसे ज्यादा। जी ये राजनीतिक दलों के साथ ब्लैकमेल करने वाले लोग, ये ब्लैकमेल। पांडे जी ऐसी भाषा इस्तेमाल मत करो, आप उनको ब्लैकमेलर क्यों कह रहे हो? अपने पिताजी को समझाइए। ना 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 पांडे जी, किसी के पिता को लेकर टिप्पणी मत करिए। ब्लैकमेलर हो पांडे जी, आप सिंसी, आप देखिए गंभीर व्यक्ति हैं। अध्यक्ष को समझाइए। पांडे जी शांत हो जाओ, 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 पानी का छिट्टा मारा जाए। शांत 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 पांडे जी। उनके पास कोई है नहीं, अरुण अकेला प्रवक्ता बने हुए हैं, अकेला बोल रहे हैं, अकेला संगठन में बोल रहे हैं, संगठन तो कुछ है नहीं। मैनपुरी में जो चुनाव हो रहा है, खतौली में जो चुनाव हो रहा है, अगर रामपुर भी क्लियर हो गया होता तो हमारे कैंडिडेट का घोषित हो गए होते। शर्म आ रही है आपसे, लेकिन हमारे पास तो पहलवान लड़ने वाले हैं। बाप बेटे की पार्टी और पांडे जी ऐसा मत करो, बेटा राष्ट्रीय पांडे जी ऐसा व्यवहार मत करो यार। पांडे जी ऐसा व्यवहार मत करो। राजनीतिक दलों को ब्लैकमेल करने वाले लोग तो हमसे बात करो, मेरी बात ना कराइए। आपके जितना ज्ञान है उससे ज्यादा आपके। अरे ये कौन सी स्टोरी शुरू हो गई? आपस में दुर्व्यवहार शुरू कर दियो ना। शांत हो जाओ, शांत शांत शांत। पांडे जी, पांडे जी अब मत बोलो, अब शांत हो जाओ। सिर्फ अरुण बोलेंगे, अरुण बोलेंगे। हम यात्रा लेकर के 10 कार्यक्रम किए। पांडे जी शांत, अब आपकी आवाज नहीं जा रही, सिर्फ अरुण बोलेंगे। सभा की है तो सभा जो हमने किया है, जो जनता के बीच से जो हमें समीक्षा मिली है, जनता हमें भी स्वीकार कर रही, तभी तो हमारे पास आ रही है। ठीक है। और हमने जो कार्यक्रम कल भी किया था इटावा में, उसके पहले किसनी विधानसभा में किया था, उससे पहले करहल विधानसभा में किया था। तो जनता हमारे पास आ कैसे रही है? हम भाड़े तो बुला नहीं रहे, आप तो देखे होंगे। एक काम करो, कांग्रेस को ना पीपीटी प्रेजेंटेशन दो, पांडे जी को जाके मिलकर प्रेजेंटेशन दो। अब ग्राम प्रधान ही खाली चुनाव लड़ना बचा है। ऐसे मत बोलो अरुण, नो ऐसी भाषा मत इस्तेमाल करो। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है ना, उतना हमारे एक बूथ पर प्रत्याशी पा जाता है। बहस कर रहा है 2 जिले एक बूथ पर हमारे प्रत्याशी। अरे एक दूसरे के प्रति सम्मान रखिए। संगठन अरे रोहित किए हैं, उसी संगठन के थैंक यू अरुण, थैंक यू अरुण, शुक्रिया। रोहित ये बताओ, देखो बीएसपी चुनाव नहीं लड़ रही है, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, और इस बीएसपी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने कैंडिडेट दिया है। थैंक यू अरुण, शुक्रिया। रोहित गोयड, थैंक यू। रोहित गोयड। ब्रिजेश जी देखिए, हमारी लड़ाई सत्ता से है, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, और बल्कि सच्चाई में कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी से नहीं, इस उपचुनाव में लड़ाई सरकार से है। क्योंकि चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ने जा रही है, वहाँ पे सरकार लड़ने जा रही है, और सरकार अपने जितने भी संसाधन हैं उन सब का प्रयोग कर रही है। इसको बताने के लिए कोई ये नई चीज़ नहीं है। ये आजमगढ़ में हुआ, रामपुर में हुआ, गोला गोकर्णनाथ में हुआ, हर जगह ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव ना लड़के सरकार सत्ता चुनाव लड़ रही है। तो इसलिए हमारी जो तैयारी है वो तैयारी सरकार के साथ लड़ने के लिए है।
इसलिए हम एसबी के अरे ऊपर कोई पांडे जी कटाक्ष कह रहे करना ही हैं नहीं कि चाहते। एमपी एमएलए क्या होता है, हम तो निकाय चुनाव लड़ेंगे। अब क्या? देखिए पांडे जी भी आज विपक्ष में हैं, तो इसलिए मैं पांडे जी पे भी मैं किसी तरीके का कमेंट नहीं करूंगा। 2024 हमारा टारगेट है। मैंने दोनों बातें कहा है, एक बात ना बताइए। करेक्ट कर लिया भैया, काहे आज इतना अपना रहे हो, रुक जाओ। पांडे जी पे ब्रिजेश जी मैं इसलिए कमेंट नहीं करूंगा कि आज पांडे जी भी विपक्ष में हैं और मैं विपक्ष सही को बात बताना चाह रहा सशक्त हूं। होना जरूरी है, क्योंकि हमें जनता की आवाज बहुत पहुंचानी है शुक्रिया, कहीं ना थैंक यू कहीं। रोहित। अगर जनता की आवाज बुलंद नहीं होगी ब्रिजेश अब जी, इस डिबेट का कंक्लूजन बताएंगे केपी मलिक। मलिक साहब देखिए, सबके पत्ते गए खुल, और वहां दो ऐसे फैक्टर हैं जो सपा को करेंगे परेशान। 3 फैक्टर बल्कि, एक शिवपाल यादव, दूसरा बीएसपी, और तीसरा ये कश्यप वोट के लिए बार बार छाती ठोक रहे हैं अरुण राजभर। देखिए ब्रजेश जी, बीजेपी की रणनीति का एक खूबसूरत हिस्सा ये देखिए कि भाजपा और सपा चुनाव लड़ रहे हैं और बाकी जिन दलों का कुछ लेना देना नहीं है, कांग्रेस और बाकी दल, यहाँ वो कहावत सार्थक होती है कि सूत ना कपास और जुलाई लट्ठम लट्ठा। तो जिनको लड़ना है वो कुछ नहीं बोल रहे हैं और बीच वाले लोग लाठी लेकर निकल गए हैं। देखिए कांग्रेस अब ऐसा मत बोलो मलिक जो साहब, भारत ऐसा बचाओ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उन्होंने सही कहा, पांडे जी ने बिल्कुल सही कहा कि उनकी जो है वो अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख देख रहे हैं, उनका फोकस वहां है, इसलिए बाकी चुनाव पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरा जो फैक्टर आपने 3 फैक्टर बताए हैं, मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि देखिए वहां पे शिवपाल जी का फैक्टर काम करेगा और हमें देखना होगा कि शिवपाल जी का जो ऊँट है वो किस करवट बैठता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले कहा कि मायावती जी का जो कान में फूंक मारने वाला है या जो इशारा है वो किस तरह होता है वो भी आपको पता है। तो इसके अलावा अभी इस दंगल में थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा, इसमें अभी और कई सारे रंग आपको दिखेंगे इस चुनाव में। लेकिन मुझे अल्टीमेटली ये लगता है कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी अपना जो है सब कुछ वर्चस्व बचाने के लिए लगाएगी और मुझे लगता है कि आखिर में हो सकता है अगर अखिलेश यादव इस चुनाव को सीरियसली लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि उनको सफलता बहुत बहुत शुक्रिया आपका केपी मलिक साहब। आज भारतीय जनता पार्टी को कई सारी ऐसे फैक्टर हुए जिससे थोड़ा फायदा मिलता दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं अन्य मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। सबका धन्यवाद कि आप सबने इस परिचर्चा में अपनी शिरकत की और अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।